एक हीरा और 3 दावेदार। एक दिन बादशाह अकबर अपने राज दरबार में बैठे थे। दरबारियों की कतारें सजी हुई थी। कवि, फकीर, सेनापति, सलाहकार और न्याय के जटिल मुद्दे लेकर आए प्रजा के लोग। इतने में एक वृद्ध व्यक्ति, जिनके कपड़े मैले थे और आंखों में थकान के साथ डर भी था, दरबार में प्रवेश करता है। हुजूर, मैं रघुनाथ, एक जौहरी हूं। उसने घुटनों के बल बैठकर कहा। मेरे पास एक बेशकीमती हीरा था, जो मेरे पूर्वजों से विरासत में मिला था। लेकिन कुछ दिन पहले वो हीरा चोरी हो गया और अब 3 व्यक्ति दावा कर रहे हैं कि वही हीरा उन्हीं का है। अकबर की भौहें तंग गई। 3 दावेदार और वो हीरा अब कहाँ है? दरबारी सिपाहियों ने तीनों के पास तलाशी करके वो हीरा बरामद कर लिया है। लेकिन अब समस्या ये है कि तीनों उस पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। अगले ही दिन तीनों दावेदारों को दरबार में पेश किया गया। पहले का नाम था सेठ हरिदास, दूसरा था राजा कीमतीलाल और तीसरा एक व्यापारी मुसद्दी खां। तीनों ही प्रतिष्ठित थे और हर एक के पास कहानी थी जो उन्हें सही साबित करती थी। हरिदास बोला, ये हीरा मेरे पिताजी ने बनवाया था। उस पर मेरी मां का नाम खुदा है, जिसे केवल मैं पहचान सकता हूं। राजा कीमतीलाल बोले, ये हीरा मेरे खजाने से गायब हुआ था। मेरे पास उसकी तस्वीरें हैं, जो कुछ महीनों पहले बनवाई गई थी। मुसद्दी खां ने दावा किया, मैंने ये हीरा रघुनाथ से खरीदा था। चिट्ठी पत्री और लेन देन का हिसाब मेरे पास है। हीरा दरबार में पेश किया गया। बड़ा, चमकता हुआ और दुर्लभ। अकबर ने उसे हाथ में लेकर देखा, फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब ये गुत्थी तुम्हारे हवाले है। बताओ, असली मालिक कौन है? बीरबल मुस्कराया, मगर उसकी आंखों में गंभीरता थी। हुजूर, पहले मुझे इन तीनों से अलग अलग बात करने की इजाजत दी जाए। बीरबल ने सबसे पहले सेठ हरिदास को एकांत में बुलाया। आप कहते हैं यह आपकी मां के नाम वाला हीरा है? बीरबल ने पूछा। जी, हरिदास बोला। हीरे के कोने पर लक्ष्मी खुदा है। क्या वो नाम अब भी पढ़ा जा सकता है? शायद नहीं, समय के साथ धुंधला हो गया है। फिर बीरबल ने कीमतीलाल से बात की। आपके पास तस्वीर है? जी हुजूर, ये लीजिए। उसने एक रेशमी कपड़े में लिपटी तस्वीरें पेश की, लेकिन तस्वीर धुंधली और अस्पष्ट थी। इन तस्वीरों से ये हीरा साबित नहीं होता, बीरबल मन ही मन सोचने लगा। फिर मुसद्दी खां आया। आपने ये हीरा खरीदा था? बीरबल ने पूछा। जी हां, और ये रहा दस्तावेज। दस्तावेज थे, पर हस्ताक्षर रघुनाथ के जैसे नहीं लग रहे थे। अगले दिन बीरबल ने सबको दरबार में बुलाया और घोषणा की, इस हीरे की सच्चाई हम आज एक प्रयोग से जानेंगे। मैं इस हीरे को एक विशेष संदूक में बंद करूंगा और उसे किले की सबसे ऊंची मीनार में रखवा दूंगा। तीनों दावेदार उस कमरे में एक रात बिताएंगे, अलग अलग रातों में। अगर हीरा वाकई आपका है, तो वो आपको आवाज देगा। दरबारी हंसे, पर अकबर ने संकेत किया कि बीरबल को अपनी योजना पूरी करने दी जाए। पहली रात हरिदास को भेजा गया। सुबह वो बोला, हीरे ने मेरी मां की बात याद दिलाई। ये मेरा ही है, मगर कोई पुख्ता संकेत नहीं। दूसरी रात कीमतीलाल गया। वो वापस आया और बोला, हीरे की चमक ने मेरी आंखों को छू लिया। मैं जान गया कि वो मेरा है। फिर भी कोई नया तथ्य नहीं। तीसरी रात मुसद्दी खां गया। सुबह वो चुप था, सिर्फ बोला, मैं अब दावा नहीं करता। अकबर चौंके। मुसद्दी खां, तुम अब दावा नहीं करते? क्यों? क्योंकि जो हीरा मैंने खरीदा था, वो इतना भारी नहीं था। ये हीरा असल में मेरा नहीं। बीरबल मुस्कराया। हुजूर, यही मैंने जानना चाहा। मुसद्दी खां असल में ईमानदार व्यापारी है। जब उसने देखा कि हीरे का वजन मेल नहीं खाता, वो पीछे हट गया। तो असली मालिक कौन? बीरबल रुके और बोले, अभी कहना जल्दबाजी होगी। मुझे 2 दिन और दीजिए। तीसरे दिन बीरबल एक बूढ़ी महिला को लेकर दरबार में आया। ये है जमुना बाई,
जो रघुनाथ की दुकान में वर्षों काम करती थी। इन्होंने हीरे को बचपन से देखा है। जमुना बाई ने हीरे को देखा और बोली, इसमें एक छोटी सी दरार है जो सूरज की रोशनी में लाल सी चमकती है। यह रघुनाथ के पूर्वजों का हीरा है। बीरबल बोले, यानी हीरा वाकई रघुनाथ का था और चोरी गया। लेकिन अब सवाल यह है कि चोरी किसने की? बीरबल ने सबको चौंका दिया। मैंने रघुनाथ की दुकान की तलाशी करवाई। वहां एक टूटा संदूक मिला जिसमें हीरे के निशान थे, लेकिन एक पुराना कागज भी मिला और उस पर हरिदास के अंगूठे का निशान था। हरिदास कांपने लगा। क्या आप मानते हैं कि आपने हीरा चुराया? हरिदास चुप था, लेकिन तभी मुसद्दी खां बोल पड़ा, मुझे कुछ याद आया। जब मैंने ये हीरा खरीदा था, वो मुझे हरिदास ने ही बेचा था, न कि रघुनाथ ने। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, फिर बोला, मेरे अनुसार हरिदास ही चोर है और मुसद्दी खां बेवकूफ बना। मगर एक चीज अभी भी साफ नहीं। अगर हीरा चोरी हुआ तो रघुनाथ ने तुरंत सूचना क्यों नहीं दी? अकबर चौंके। क्या तुम कह रहे हो कि रघुनाथ ने भी कुछ छुपाया है? बीरबल मुस्कराया, संभव है, या हो सकता है असली हीरा अब भी हमारे सामने न हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने हीरे को वापस संदूक में रखा और कहा, हुजूर, शायद ये हीरा एक रहस्य से बढ़कर एक साजिश है जिसे समय के साथ उजागर करना होगा। बीरबल की बातों ने एक बार फिर से तहलका मचा दिया था। हीरे का रहस्य अभी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ था और अब रघुनाथ पर भी संदेह उठने लगा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि रघुनाथ ने चोरी की सूचना देर से देकर कोई साजिश रची? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, इस कहानी में हर पात्र की परछाई लंबी है और हर परछाई में एक नया रहस्य छुपा है। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? अकबर ने पूछा। हां, लेकिन इसके लिए मुझे इन तीनों, हरिदास, मुसद्दी खां और रघुनाथ, को कुछ दिन के लिए अलग अलग स्थानों पर रखा जाना होगा और मैं स्वयं कुछ छुपे गवाहों से बात करना चाहता हूं। अकबर ने आदेश दे दिया। तीनों को नजरबंद कर दिया गया। बीरबल ने सबसे पहले रघुनाथ की पुरानी दुकान के आसपास के इलाके में गुप्त पूछताछ शुरू की। वहां एक चाय बेचने वाला बुजुर्ग काशीराम बोला, साहब, चोरी वाली रात को मैंने एक साया देखा था। कोई छाया दुकान में दाखिल हुई थी और कुछ देर बाद भागी थी, पर चेहरा नहीं देख पाया। क्या वो अकेला था? बीरबल ने पूछा। काशीराम रुका। नहीं साहब, शायद वो किसी से बात कर रहा था। दो साए थे। बीरबल ने सोचा, यानी दो लोग उस रात दुकान में थे। बीरबल ने एक और पुरानी नौकरानी से बात की जिसका नाम था बदामी। रघुनाथ बाबू ने कुछ महीनों से दुकान के पीछे एक अलग तिजोरी बनवाई थी जिसमें वो कुछ छुपाकर रखते थे। उसने बताया। तिजोरी? लेकिन वहां तो कुछ नहीं मिला। बीरबल अब और उलझ गया। क्या हीरा सच में चुरा लिया गया था या किसी और के हाथ लग गया? बीरबल ने अब मुसद्दी खां से व्यक्तिगत रूप से भेंट की। खां साहब, आप पहले बड़े जोर से कह रहे थे कि हीरा आपका है, फिर अचानक चुप क्यों हो गए? मुसद्दी खां ने गहरी सांस ली। मैं डर गया था बीरबल जी। जब मैंने हीरे को दोबारा देखा तो समझ गया कि ये वही नहीं है जो मुझे बेचा गया था। फिर आपने किसी को बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे संदेह है कि जो हीरा मुझे मिला था वो नकली था। बीरबल चौंका। क्या आप कह रहे हैं कि बाजार में दो हीरे घूम रहे हैं, एक असली, एक नकली? शायद, मुसद्दी खां बोला, या शायद कोई जानबूझकर भ्रम फैला रहा है। हरिदास को बीरबल ने एक रात पूछताछ के लिए बुलाया। वो बेहद घबराया हुआ लग रहा था। हरिदास, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे दस्तावेज झूठे पाए गए हैं। हरिदास कांप उठा। मैं दोषी नहीं हूं। मैंने हीरा पाया था रघुनाथ की दुकान के पीछे। मुझे लगा ईश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया। पाया था? तो क्या तुम वहां चोरी करने नहीं गए थे? नहीं, उसने जवाब दिया।
मैं असल में उस रात दुकान के पास से गुजर रहा था जब देखा कि दरवाजा आधा खुला है। अंदर गया और हीरा पड़ा मिला, लेकिन तभी कुछ आहट सुनकर मैं भाग गया। क्या तुमने किसी को देखा? हाँ, एक साया था, लेकिन चेहरा नहीं देखा। अब बीरबल के पास तीनों पक्षों से अलग अलग कहानियां थी, लेकिन एक चीज समान थी। उस रात वहां दो लोग जरूर मौजूद थे। बीरबल ने अब उस गुप्त तिजोरी की जांच का आदेश दिया जिसे बदामी ने बताया था। तिजोरी तोड़ने पर उसमें सिर्फ एक पुरानी डायरी मिली, रघुनाथ की लिखाई में, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। हीरे की हिफाजत मेरे बस की बात नहीं। मैंने उसकी हूबहू नकल बनवाई है ताकि असली सुरक्षित रहे। अगर कोई मुझे धोखा दे तो वो नकली हीरे से ही संतुष्ट हो। बीरबल की आंखें चमक उठीं। मतलब, जो हीरा दरबार में है वो शायद असली ही न हो। अब वो तुरंत मुसद्दी खां के लाए हीरे के दस्तावेज देखने लगा और पाया कि जो हीरा उसने खरीदा था उसका वजन दरबार वाले हीरे से थोड़ा कम था। अब बात साफ हो रही है। बीरबल बुदबुदाया। जिस दिन बीरबल दरबार में पूरी रिपोर्ट देने वाला था, उसी दिन महल के दरवाजे पर एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम था शेख वली। उसने दावा किया, वो हीरा मेरे खानदान का है। हमारे पूर्वजों ने मुगल सल्तनत को ये उपहार स्वरूप दिया था, लेकिन रघुनाथ के दादा ने धोखे से इसे रख लिया। अब मामला और उलझ गया। एक नया दावेदार। शेख वली के पास एक प्राचीन चित्र, एक ताम्रपत्र और एक हस्तलिखित करारनामा था जो मुगल काल के प्रारंभिक वर्षों का प्रतीत होता था। अकबर ने गंभीर होकर कहा, अब यह मामला केवल चोरी का नहीं बल्कि इतिहास की सच्चाई का बन चुका है। बीरबल चुप था। उसकी आंखें अब नए सिरे से सोच रही थी। बीरबल ने चारों दावेदारों को एक साथ एक कक्ष में बंद करवाया। हरिदास, मुसद्दी खां, रघुनाथ और शेख वली। कमरे में केवल एक टेबल थी जिस पर वही हीरा रखा था, एक दीपक की मंद रोशनी में। बीरबल ने कहा, इस कमरे में कोई प्रहरी नहीं होगा, मगर एक रहस्य छुपा होगा। जो भी झूठ बोलेगा वो शायद रोशनी में कुछ देख ले जिसे वो कभी भुला नहीं सकेगा। चारों अंदर गए। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो हरिदास अचेत पड़ा था। मुसद्दी खां हकलाते हुए बाहर आया। शेख वली रो रहा था और रघुनाथ शांत था। बीरबल ने कुछ नहीं पूछा। उसने सिर्फ कहा, अब मुझे यकीन है, लेकिन मुझे सबूत और चाहिए। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, मुझे लगता है कि असली हीरा अभी तक हमारे सामने नहीं है। 4 दावेदारों में से 3 झूठे हैं, लेकिन अभी भी एक व्यक्ति ऐसा है जो इस पूरे खेल को नियंत्रित कर रहा है। कौन? अकबर ने पूछा। बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, जो अब तक सामने नहीं आया। सब चौंक उठे। मतलब, 5वां व्यक्ति? बीरबल ने कहा, हां, और मुझे विश्वास है जब हम उसे ढूंढ लेंगे तब असली हीरा और पूरी सच्चाई हमारे सामने होगी। हीरा फिर से संदूक में बंद कर दिया गया। दरबार के काले पर चुप्पी छाई थी। बीरबल, जिसकी आंखों में गहरी रणनीति चमक रही थी, सामने खड़े थे। चारों दावेदार, हरिदास, मुसद्दी खां, रघुनाथ और शेख वली अकबर के विशेष कक्ष में खामोशी से खड़े थे। पीछे पंक्तिबद्ध दरबारी और सलाहकारों की नजरें सभी पर टिकी हुई थी। बीच में रखे संदूक पर रखा हीरा हल्की रोशनी में झिलमिला रहा था, मानो वो स्वयं किसी सत्य का प्रतीक हो। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, अब आगे क्या? बीरबल ने गहरी सांस ली और शुरू किया, हुजूर, चारों में से 3 स्पष्ट रूप से झूठ बोल चुके हैं या भ्रम की स्थिति पैदा की है। शेष एक ही सही मालिक की ओर संकेत करता है, लेकिन इस कहानी में अब 5वां व्यक्ति शामिल होगा। अकबर ने भौहें उजाड़ते हुए पूछा, पाववा? कौन? बीरबल मुस्कुराहट के साथ बोले, मैं आपको अब 5वां पात्र की ओर ले चलूंगा, लेकिन पहले हम शेष चारों से कुछ और हम सवाल करेंगे। बीरबल ने चारों को दरबार में अलग अलग बिठाकर नई पूछताछ शुरू की, मगर इस बार कवायद कुछ और थी।
हरिदास से फिर सवाल। बीरबल, जब तुमने हीरा दुकान में पाया तो तुमने क्या पहला कदम उठाया? हरिदास, मैं डर गया था और भाग गया था, लेकिन फिर मुझे उत्तम मौका मिला। मैंने हीरे को छुपाया और नकली हीरा वही रख दिया। बीरबल, तो तुम जाल की साजिश रची? हरिदास ने गर्दन झुका ली। मुसद्दी खां की नई गवाही। बीरबल, तुमने बताया कि हीरा नकली था, पर कहां से आया नकली हीरा? मुसद्दी खां ने धीरे से कहा, यह नकली हीरा मैंने चुपचाप बनवा लिया था, ताकि असली हीरा सुरक्षित रहे और जब तक जांच पूरी हो किसी को पता न लगे। रघुनाथ का द्वंद्व। बीरबल, तुमने क्यों छुपाया सच्चाई? रघुनाथ, मेरे परिवार के पुराने रिकॉर्ड में यह लिखा था कि यदि कभी कोई नकली तैयार हो जाए तो हम सच्चा सुरक्षित रख लें। मुझे डर था कि यदि असली हीरा सार्वजनिक हुआ तो चोरी की संभावना कई गुनी हो जाएगी। शेख वली का अभियोग। बीरबल, तुम्हारे ताम्रपत्रों में लिखा है कि हीरा तुम्हारा था, लेकिन उसका यथार्थ क्या है? शेख वली, मेरे पूर्वजों ने मुगल बादशाह को यह हीरा उपहार दिया था और पूरा करारनामा उसी समय बनाया गया था। लेकिन बीरबल का इशारा है कि उपहार और उधार में फर्क होता है और यह कोई साफ रिकॉर्ड निर्धारित नहीं करता। बीरबल ने फिर एक प्रयोग का प्रस्ताव रखा। दरबार में चारों को एक आईने वाले कमरे में भेजा जाएगा, जहां हर ओर आईने लगे हैं, दीवार, छत और फर्श तक। कमरे में एक मात्र वस्तु होगी, वही संदूक और उसमें बंद हीरा। कमरे का उद्देश्य था, जब व्यक्ति अकेला होगा तो उसकी भावनाएं, प्रतिक्रियाएं और आत्मनिर्णय आईनों में परावर्तित होंगे। जो व्यक्ति सच बोलने के लिए तैयार नहीं होगा वो स्वयं बात करेगा या सबूत प्रस्तुत करेगा। चारों को एक एक करके भेजा गया। कमरे के बाहर दरबारी गवाह रहे। प्रत्येक व्यक्तिगत अनुभव। हरिदास की रात। कमरे में प्रवेश करते ही वो कांपा। उसने हीरा देखा और आईनों में अपनी दो परछाई देखी, मानो उसका मन स्वयं से बहस कर रहा हो। अचानक उसने संदूक खोला और अंदर हाथ डाला। राज दरबारी ने रोका, लेकिन ये देखा गया कि हरिदास संदूक से कोई और पन्ना निकाल रहा था। वो शोर सुन तुरंत वापस आने से घबरा गया। मुसद्दी खां की रात। मुसद्दी खां कमरे में गया और चुपचाप हीरा देखने लगा। उसकी आंखों में झलक थी संतोष की, लेकिन उसे किसी दस्तावेज की याद आई। वापस आने पर उसने सवाल किया कि बीरबल, अगर मेरे दस्तावेज सही है तो मुझे वो दस्तावेज क्यों नहीं लौटा दिया गया? रघुनाथ की रात। वो कमरे में गया, संदूक के पास बैठा और रोने लगा। उसने आईने में देखा कि किस तरह बचपन से ही हीरा उसके साथ रहा और उसका परिवार कैसे इससे जुड़ा रहा। बाहर आने पर उसने कहा, यह संदूक सिर्फ निःशब्द गवाह था जो घर की कहानी पहचानता है। शेख वली की रात। शेख वली भी कमरे में गया। उसने आईने में स्वयं को देखा, अपना पारिवारिक इतिहास याद किया और आत्मबलिदान का संकेत दिखाया। लेकिन कमरे से बाहर आने पर वो कह गया, अगर मैं सही हूं तो क्यों ये हीरा अब मुझे इतना भारी लग रहा है? बीरबल अब चुप हो गया। दोपहर के बाद उसने एक विशेष गुप्त दस्तावेज दरबार में प्रस्तुत किया। यह दस्तावेज मुगल काल के प्रारंभिक वर्षों में लिखा गया था, जिसमें उल्लेख है एक हीरे की रचना जिसका जेन्युइन सर्टिफिकेट केवल तबारे जादू से हटा सकते हैं। रघुनाथ के तिजोरी की दीवार में छुपा वो प्रमाण जिसमें लिखा था कि जो अगला सर्कल खोलेगा उसे 8 छल्ले मिलेंगे, ये एक छुपी चाबी थी। ये छल्ले रघुनाथ ने हीरा के साथ एक विशेष कैप्सूल में छिपा रखे थे, चुप्पी और सच्चाई का टोकन। बीरबल बोले, हमारे पास अभी वो टोकन नहीं है और जिस गोली से ये छल्ले संभावित हुए थे वो संभवत अब दूसरे हाथ में है। बीरबल ने फिर से सभी को इकट्ठा किया और कहा, अब मुझे विश्वास है कि 5वां पात्र वही है जो सच्चाई की चाबी रखता है। ये कोई जौहरी नहीं, राजा नहीं, व्यापारी नहीं या शेख नहीं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमसे छुपा रहा है। दरबार में खामोशी पसर गई थी। जिसके पास ये छल्ले हैं वो ही असली दावेदार है
और जिसने भी हीरे को चोरी किया वो उन्हीं का साथी होगा। अकबर ने पूछा, लेकिन वो व्यक्ति यहां कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन बोले, वो अब सामने नहीं आएगा, मगर मैं उसे जानता हूं और वह देगा अगला सुराग, जब मैं उसे समय देने की रणनीति बनाऊं। हीरा फिर से संदूक में बंद हुआ। चारों दावेदार चुपचाप खड़े थे। उनमें से कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा था, पर सभी की आंखों में सवाल था। बीरबल ने आखिरी शब्द कहे, जब वो पांचवा पात्र सामने आएगा, अपने छल्लों के साथ, और बैद पर लगेगी पूरी जंजीर। अकबर ने सिर हिलाया, तो हम फिर से तैयार हैं। बाकी दरबारी खामोश रहे। महल में धूप का टुकड़ा धीरे धीरे संगमरमर की दीवारों पर सरक रहा था। संदूक में बंद हीरे की चमक अब तक बुझी नहीं थी, और बीरबल के मन में शक की लपटें और भी तेज हो रही थी। चारों दावेदार, हरिदास, मुसद्दी खां, रघुनाथ और शेख वली अब एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन सबको महसूस हो रहा था कि कोई और है जो इन सबकी डोरे खींच रहा है। बीरबल उस रात महल की निजी लाइब्रेरी में देर तक बैठा रहा। सामने वही संदूक रखा था जिसमें हीरा बंद था, लेकिन इस बार बीरबल ने संदूक के कोने कोने को परखना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक कोने में छिपी लकड़ी की दरार पर पड़ी। वहां उकेरा गया था एक अजीब चिन्ह, अनंत का चिन्ह। उस चिन्ह के नीचे कुछ लिखा था, हल्के अक्षरों में, 8 छल्लों का अर्थ केवल समय जानता है और समय के पास चाबी है। बीरबल के मन में तुरंत वो 8 छल्ले कौन थे जिनका जिक्र रघुनाथ की गुप्त डायरी में था? क्या ये कोई संकेत था या एक और धोखा? बीरबल ने अगली सुबह दरबार में घोषणा की, अब इस संदूक को कोई नहीं खोलेगा जब तक 8 छल्लों का रहस्य सामने ना आ जाए। साथ ही अब से ये केस सिर्फ न्याय नहीं, सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा होगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तब अगली चाल तुम्हारी है बीरबल। बीरबल ने आदेश दिया कि चारों दावेदारों को इस बार महल से दूर अलग अलग स्थानों पर नजरबंद किया जाए, लेकिन हर एक की निगरानी एक विशेष प्रशिक्षित गुप्तचर करेगा। गुप्तचर दल का गठन। नजीर, हरिदास पर निगरानी, फातिमा बेगम, मुसद्दी खां की गतिविधियों पर, राजा रामदत्त, रघुनाथ पर, कासिम, शेख वली के संपर्कों पर। बीरबल ने चारों गुप्तचरों को एक ही आदेश दिया, कोई नया आगंतुक जो इनके संपर्क में आए, उसका नाम, हाव भाव, संवाद और समय नोट करो। वो 5वां व्यक्ति अब हरकत करेगा। तीसरे दिन सुबह फातिमा बेगम ने संदेश भेजा। एक नकाबपोश व्यक्ति ने मुसद्दी खां से मिलने की कोशिश की है। नाम नहीं बताया, मगर उसने जाते जाते दीवार पर कुछ लिखा, 8 वृत्त। बीरबल तुरंत वहां पहुंचा। दीवार पर सच में 8 गोल चिन्ह बने थे और उनके केंद्र में एक तीर का निशान था जो दक्षिण दिशा में इशारा कर रहा था। बीरबल ने तय किया कि वो स्वयं दक्षिण दिशा में उस स्थान की खोज करेगा जो इस चिन्ह से जुड़ा हो। 2 दिन बाद एक पुरानी खंडहरनुमा गुफा मिली। महल से लगभग 3 कोस दूर। गुफा में प्रवेश करते ही एक हल्का कंपन हुआ, जैसे जमीन कुछ कह रही हो। अंदर पत्थर पर उकेरा था, छल्लों को जब वक्त की धड़कन में रखा जाएगा तभी समय बोलेगा। गुफा के अंत में एक बड़ा सा पत्थर का द्वार था। उसके चारों ओर 8 छोटे छोटे गड्ढे। यही है वो 8 छल्लों के लिए स्थान। बीरबल ने बुदबुदाया। शेख वली के दस्तावेज अब बीरबल ने एक विशेष फारसी इतिहासकार से जांच करवाए। उन्होंने बताया, ये ताम्रपत्र असली है, लेकिन जिस भाषा में करारनामा लिखा है वो उपहार नहीं, अस्थाई धरोहर दर्शाता है। यानी हीरा केवल संरक्षण हेतु दिया गया था, सदा के लिए नहीं। इससे बीरबल की शंका गहरी हुई, तो शेख वली का दावा भी अधूरा है। असली अधिकार का कोई निर्णायक दस्तावेज अब तक हमारे पास नहीं है। नजीर, जो हरिदास पर निगरानी रख रहा था, कुछ दिनों से गायब था। बीरबल को शक हुआ और तब पता चला, नजीर असली नहीं,
बल्कि एक नाटकबाज था जिसकी पहचान हरिदास से पुरानी थी। यानी पांचवा पात्र अब हरिदास के बेहद करीब था। बीरबल ने तय किया, अब नहीं रुका जाएगा। बीरबल ने दरबार में सबको एक बार फिर बुलाया। इस बार संदूक साथ नहीं लाया गया। बीरबल ने कहा, आज रात गुफा का द्वार खुलेगा और हम जानेंगे कौन छल्लों को साथ लाता है। जो लाएगा वो पांचवा होगा या उसका छाया स्वरूप। चारों को रात को गुफा में ले जाया गया। गुफा के द्वार पर 8 गड्ढे अब भी प्रतीक्षा में थे। रात के तीसरे पहर एक घोड़े की टाप सुनाई दी। बीरबल ने सभी को सावधान किया। एक काले लबादे में लिपटा आदमी गुफा के पास आया। उसकी चाल में अजीब ठहराव था। उसने अपनी पोटली में से 8 चमकते छल्ले निकाले और गुफा के गड्ढों में एक एक कर उन्हें डाला। हर बार जैसे ही एक छल्ला फिट होता, एक हल्की गूंज सुनाई देती। जब 8वां छल्ला डाला गया, गुफा की जमीन कांपी और पत्थर का द्वार धीरे धीरे खुल गया। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो? व्यक्ति बोला नहीं। उसने केवल एक मुहर फेंकी जिस पर वही चिन्ह था, अनंत कल का, और वो द्वार के अंदर चला गया बिना मुड़े। बीरबल, अकबर और कुछ विश्वसनीय सैनिक अंदर गए। अंदर एक छोटी सी कक्ष थी। उसमें एक चमकती चौकी और उसके ऊपर रखा था वही संदूक जो महल से गायब हो गया था, एक नई डायरी और एक कांच की मुहर जिसमें एक पखड़ी के भीतर असली हीरे का प्रतिबिंब कैद था। डायरी में लिखा था, मैं वो जो सबको जानता हूं, पर कोई मुझे नहीं जानता। मैं रघुनाथ के भाई जैसा, मुसद्दी खां का ऋणी, शेख वली का गवाह और हरिदास की आत्मा हूं। पर मैं किसी एक नहीं, पांचों में बंटा हूं। तुम अगर मुझे ढूंढोगे तो शायद मैं बन जाऊं। तुम्हारी आंखों का भ्रम। बीरबल ने सबको बाहर निकलवाया। द्वार फिर से बंद हो गया, लेकिन अब संदूक गायब था। केवल हीरे की परछाई आईने की तरह दीवार पर उकेरी हुई थी। अकबर ने पूछा, तो क्या ये सब खेल किसी एक नहीं, पांचों के भीतर मौजूद किसी तत्व का था? बीरबल ने जवाब नहीं दिया। वो दीवार पर चमकती परछाई को देख रहा था। हीरा अब नहीं है। पांचवा व्यक्ति सामने आया, लेकिन उसका चेहरा अब भी अनदेखा है। गुफा बंद हो चुकी है, मगर बीरबल जानता है, ये अब अंत नहीं, एक नया प्रारंभ है। जो प्रतिबिंब छूट गया, वही अब भविष्य दिखाएगा। महल की दीवारों पर चांदनी फिसल रही थी। बीरबल अकेले अपनी क्लम के पास बैठा था। सामने संदूक का चित्र बना हुआ था। 4 दावेदार अब भी दरबार के पहरे में थे, लेकिन पांचवा अब तक अनदेखा था और उसी की तलाश में बीरबल दिन रात एक कर चुका था। इसी दौरान महल के बाहर एक गुप्त पत्र पहुंचा। मुगल मुहर लगी थी, लेकिन लिखावट अज्ञात। उस पत्र में बस एक पंक्ति थी, 8 प्रतिबिंबों वाला वो कक्ष अब भी सांस ले रहा है। बीरबल के माथे पर शिकन गहराई। 8 प्रतिबिंब? क्या ये किसी गुप्त कक्ष का संकेत था? बीरबल ने शाही पुरालेखों की ओर रुख किया। वहां एक संदर्भ मिला, शाही तिलिस्मी आंगन, जो कभी अकबर के पूर्वजों के समय बनवाया गया था, पर अब इतिहास की परतों में खो चुका था। इस आंगन की दीवारें ऐसी बनाई गई थी कि उनमें खड़े होकर व्यक्ति अपने 8 रूप देख सकता था, और हर प्रतिबिंब एक भावनात्मक स्थिति को दर्शाता था। भय, लालच, सच्चाई, भ्रम, अपराध बोध, संतोष, मोह और प्रतिकार। बीरबल को विश्वास था, पांचवा व्यक्ति इस स्थान से किसी तरह जुड़ा है। पूछताछ में बीरबल को एक नाम मिला, सलीम मिर्जा, एक जौहरी जो 20 वर्ष पहले रघुनाथ के पिता के साथ काम करता था, लेकिन फिर अचानक गायब हो गया था। कुछ दरबारी कहते थे कि उसने हीरे की नकल बनाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। बीरबल ने उसका पता लगवाया और पाया कि वो अब काशी के पास एक पुराने मंदिर के पीछे रहता है, एक सन्यासी के वेश में। जब बीरबल वहां पहुंचा तो सलीम मिर्जा ने कहा, मैं जानता था तुम आओगे। वो हीरा अभी भी किसी की पकड़ में नहीं आया।
तुम जानते हो पांचवा कौन है? बीरबल ने पूछा। जानता हूं, क्योंकि कभी मैं भी उसका हिस्सा था। बीरबल चौंका। सलीम ने बताया कि जब रघुनाथ के दादा के पास हीरा पहुंचा, तब उन्होंने एक गुप्त समूह बनाया, तबारे जादू, जो दुर्लभ रत्नों की रक्षा करता था। उसमें 5 व्यक्ति थे और हर किसी को हीरे से जुड़ा एक रहस्य दिया गया था। लेकिन फिर एक सदस्य, जिसे सब जफरुद्दीन के नाम से जानते थे, ने विश्वासघात किया। जफरुद्दीन अब भी जिंदा है, सलीम बोला, और उसी के पास है वो कैप्सूल जिसमें 8 छल्ले हैं। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। अब वो छल्लों के पीछे नहीं, जफरुद्दीन के पीछे था। जफरुद्दीन का कोई पता नहीं था, पर बीरबल ने एक योजना बनाई। चारों दावेदारों को एक बार फिर आमने सामने लाया जाए, और इस बार सलीम मिर्जा को भी दरबार में बुलाया जाए। दरबार में जब सलीम आया, तो रघुनाथ के चेहरे पर हल्का कंपाहट थी। तुम अभी जीवित हो? रघुनाथ फुसफुसाया। तुमने उसे बुलाया? शेख वली ने बीरबल से पूछा। बीरबल चुप रहा। उसकी नजरें अब मुसद्दी खां पर थी, जिसके हाथों में एक अंगूठी चमक रही थी। ये अंगूठी तुम्हारे पास कब आई? बीरबल ने पूछा। ये मेरे पिता की है। नहीं, सलीम बोले, ये एक छल्ला है, 8 में से 1। अब बीरबल को यकीन हो गया, छल्ले दरबार में ही है, और 5वां व्यक्ति भी यही कहीं है। शायद एक चेहरा, जो अब तक खुद को दावेदार नहीं मानता। अकबर की अनुमति से बीरबल ने 8 प्रतिबिंबों वाला गुप्त कक्ष खुलवाया। वहां चारों दावेदारों को रात भर रखा गया। हर एक को एक घड़ी की अवधि दी गई। सबसे पहले गया शेख वली। भीतर लौटने के बाद उसकी आंखों में डर था। उसने बीरबल से कहा, मुझे लगा, मैंने खुद को जलते हुए देखा। हरिदास रो रहा था, उसकी आंखों में अपराध बोध। मुसद्दी खां कांप रहा था, लेकिन चुप। और रघुनाथ शांत था। मैंने कुछ नहीं देखा, उसने कहा, शायद इसलिए क्योंकि तुम वही हो जो इसे बनाया। बीरबल बोला। सलीम ने दरबार में घोषणा की, 5वां व्यक्ति हमारे बीच है। वो न तो व्यापारी है, न ही साधु। वो दरबार के अंदर है, वर्षों से। उसका नाम जफरुद्दीन नहीं है। वो अब एक नया नाम रखता है, हकीम उमर अल-रमान। दरबार में सन्नाटा छा गया। हकीम उमर, जो वर्षों से अकबर का शाही वैद्य था, चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल ने कहा, क्या तुम्हारे पास वो कैप्सूल है? हकीम ने अपनी जामा से एक धातु की छोटी नली निकाली। ये लो, उसने कहा, लेकिन इससे पहले एक बात जान लो। जो तुम सच्चाई मान रहे हो, वो शायद सबसे बड़ा धोखा है। बीरबल ने उस कैप्सूल को दरबार में खोला। उसमें 8 अलग अलग धातुओं से बने छल्ले थे। हर छल्ले के नीचे एक प्रतीक अंकित था, जैसे आंख, सांप, जल, तलवार, तराजू, दीपक, पंछी, द्वार। हर प्रतीक एक गुप्त कर्म या सत्य का द्योतक था। जब बीरबल ने 7वां छल्ला उठाया, दीपक वाला, तभी अचानक कक्ष की दीवार पर छाया हिलने लगी। वो हीरा अब मंद रोशनी में अपने रंग बदलने लगा था। बीरबल ने कहा, अब हम करेंगे अंतिम परीक्षण। 8 छल्ले, 8 प्रतिबिंब और एक हीरा, जो सच्चे उत्तर को प्रतिबिंबित करेगा। सभी छल्ले संदूक में रखे गए। फिर हीरे को उनके ऊपर रखा गया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर हीरे से हल्की नीली रोशनी निकली और उसमें एक चेहरा उभरा। रघुनाथ का नहीं, शेख वली का नहीं, नहीं हकीम उमर का, बल्कि एक युवा चेहरा, जो किसी दस्तावेजी चित्र से मिलता जुलता था। ये कौन है? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, शायद ये हीरे का असली उत्तराधिकारी है, जो अब तक हमारे बीच नहीं आया। हीरा फिर से संदूक में बंद किया गया। बीरबल की आंखों में अब भी खोज बाकी थी। अकबर ने कहा, क्या अब तुम संतुष्ट हो, बीरबल? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, अब तो खेल शुरू हुआ है। 5वां व्यक्ति अब सामने आ चुका है, लेकिन असली वारिस अभी नहीं मिला।
और इस कहानी की सबसे गहरी परत अभी बाकी है, वो जो ना हीरा है न दस्तावेज, बल्कि एक निर्णय जो इतिहास को बदल सकता है। पिछली रात की घटना जब बीरबल ने गुफा में जाकर देखी, उसके बाद महल की हवाओं में एक स्थिर सी चुप्पाई गहराई थी। विलासी दीवारों, झुकी पैनल और मखमली पर्दों के बीच दरबार अब भी अचेत सा था। चारों दावेदार, हरिदास, मुसद्दी खां, रघुनाथ, शेख वली और पांचवा व्यक्ति हकीम उमर अल रमान अब उस तहखाने और 8 छल्लों के रहस्य के केंद्र में थे। लेकिन असली वारिस, वो जो हीरे का मालिक था, अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। हकीम ने चारों को गुफा में बुलाया था, लेकिन बीरबल ने कहा कि अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इतिहास की धड़कनें अब एकाएक तेज हो रही है। दूसरी रात बीरबल खुद पुराने दस्तावेजों की गहराई में गया। उसने शाही किताबों और विदेशी यात्रा वृतांतों की गागर में इतिहास के ऐसे ताने बाने ढूंढे जो तबारे जादू और 5वें सदस्य जफरुद्दीन की सच्चाई से जुड़े हो सकते थे। वहां एक घुमावदार पन्ने पर लिखा था, जो 8 छल्लों का जज्बा समझेगा उसे सच्चा वारिस मिले नसीब। दूसरा लिखा, 5 छल्ले इतिहास से, एक वफादार से, एक विश्वासघात से और एक सत्य के सामने। बीरबल की आंखों में अचानक चमक आई। ये कोई पहेली नहीं, बल्कि एक घोषणा पत्र था। अगले दिन दरबारी अदालत का आयोजन किया गया। हरिदास को बुलाया गया। बीरबल ने कहा, आपने नकली हीरे की कला नहीं सीखी, लेकिन आपके पास एक छठा छल्ला है क्या? हरिदास चुप रहा। मुसद्दी खां से प्रश्न, क्या तुमने कभी हकीम उमर को कैप्सूल के बारे में कुछ बताया था? मुसद्दी खां बोला, मैंने हकीम को नहीं, बल्कि सलीम को बताया था, क्योंकि वो उसे रक्षा दूंगा कह गया था। रघुनाथ से पूछा गया, 8 छल्लों वाली स्कीम आपकी डायरी से आई है, पर क्या आपने कैसे वितरित हुआ, ये अभी तक नहीं बताया? रघुनाथ बोला, उस रहस्य के स्तर को मैं अकेले संभालना चाहता था, लेकिन उसने कई को धोखा दिया। मैंने 6 वितरण कर दिए थे और 2 आज तक छूटे पड़े हैं। शेख वली से बीरबल ने पूछा, आपके प्रतिनिधित्व वाले रूप को उपहार का आधार नहीं कहा, क्यों? शेख वली धीमे स्वर में बोला, क्योंकि वो उपहार नहीं, बल्कि शील्ड था, एक सुरक्षा कवच। लेकिन सच में मैं उस 8 में से एक नहीं हूं। हर प्रश्न ने चारों को भीतर तक हिला दिया, लेकिन कोई भी स्पष्ट रूप से मर्यादा नहीं खुली। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बीरबल ने आदेश दिया कि मीनार के सबसे ऊंचे कमरे में रात को दरबारियों की लिमिटेड गश्त हो। वहां उन्होंने बनाए गए द्वारों की गुप्त निगरानी थी, ताकि कोई संदूक वापस न चुराया जाए। लेकिन उसी रात होश कर देने वाला संकेत आया। गुप्तपालों ने बताया कि संदूक पर हल्की नीलाभ चमक थी, मानो कोई ला रहा हो। फिर अचानक रुक गई, लेकिन कोई नहीं आया। इस घटना ने दरबार में बहुत कुछ बदल दिया। सुरक्षाबलों को गश्त चौगुनी करनी पड़ी। तीसरे दिन एक गुप्त दस्तावेज मिला, एक पन्ना जिस पर लिखा था। एक बार संदूक बाहर गया, पर वो वापस आ गया, और जिसने उसे पहना उसने छल्लों का सार जाना। बीरबल को यकीन हो गया कि संदूक बहकाया गया था, और किसी ने उसे बिना देखे कहीं स्थान दिया। ऐतिहासिक नक्शों और योजनाओं का निरीक्षण किया गया, और पता चला कि महल के बगल में एक पुराना भूमिगत मार्ग है, जिसे सदाबहार मार्ग कहा जाता था, पर अब बंद माना गया। बीरबल ने उस मार्ग में जाकर देखा। वहां मिट्टी से ढकी एक पतली चाल थी, जिसमें हाल ही में पैरों के निशान मौजूद थे। महल से दूर एक अंधेरे आवास में चारों दावे दर्ज किए जा रहे थे। उस जगह में सिर्फ 7 छल्ले थे, 8वें का कोई सुराग नहीं। लेकिन एक छठा छल्ला, पंछी वाला, अचानक गायब हो गया। हरिदास, रघुनाथ, मुसद्दी खां और शेख वली उस समय कमरे में थे। छल्ला गायब हुआ, लेकिन किसी ने चुनौती नहीं दी। वो छल्ला अब कहीं खो गया या चुनिंदा रूप से छिपा लिया गया। बीरबल ने चारों को एक बार फिर एकत्रित किया, इस बार उनके बीच शिक्षक की तरह बैठकर। उन्होंने कहा, जहां 7 है,
आर्ट को कहाँ रखा गया, वो अभी भी एक तरफ नजरअंदाज है। जो छल्लों में अकेला नहीं हुआ, वो झूठ का हिस्सा है, और जो छल्ला गायब है, वो संकेत है असली वारिस की ओर। हरदास ने टूट सा करफोड़ते हुए बोला, मुझे वो छल्ला चाहिए थी। मैं जान गया था कि जो छोड़ दी गई स्कीम को समझेगा, लेकिन फिर वो चुप हो गया। अगली रात महल में अजीब सी चहल पहल हुई। सूचना मिली कि महल के एक कोने में धीमी आवाज में कोई कविता पढ़ रही थी, किस्सा है हीरे की कथाओं पर। बीरबल वहां गया। वहां एक नकाबपोश व्यक्ति था, जिसकी आवाज थी सफीना। वो कविताएं पढ़ रहा था। छुपा है सत्यान के बीच, आठ में एक नहीं दिखाई देता। साया जो हर चेहरे में बसता, वही न हो जिसे देख पाता। सफीना ने कविताएं पढ़ी और फिर अचानक गायब हो गया। वो जो था, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, आवाज सामने थी, पर उसका नाम, रूप, चेहरा अभी छिपा था। तीसरी सुबह बीरबल ने दरबार बुलाया। उन्होंने घोषणा की, रात को हम फिर गुफा में जाएंगे, लेकिन इस बार संदूक, 7 छल्ले और कवि सब साथ होंगे। उन चारों दावेदारों को गुफा में 2-2 घंटे रुकना होगा। रात गुफा में चारों बैठे। माहौल नीरव, लेकिन सांसों में थरथराहट थी। हरिदास की बार। उसने एक किस्म का बयान दिया, मैंने जो छल्ला छिपाया, वो अपनी मौत का वादा नहीं, हर किसी की बाध्यता थी। मुसद्दी खां धीरे से, मैंने छठा छल्ला बहा दिया, ताकि 5वां व्यक्ति सच में सामने आए। रघुनाथ फुसफुसाया, मैं 8 में से 7 में सो गया, और 8वां अंधेरे में बचकर रह गया। शेख वली ने कहा, मेरे पास दस्तावेज थे, पर 8वीं मुहर न थी, और अब भी नहीं है। बीच में कवि सफीना चुपचाप अपनी कविताओं को दोहराकर बैठा था। वहां अचानक एक दरार जैसी आवाज आई, मिट्टी की हल्की खनक। लेकिन किसने दी आवाज, पता न चला। महल के पुराने गलियारों में रात की खामोशी किसी दबे हुए रहस्य की तरह गूंज रही थी। चांद की हल्की रोशनी दरबार के स्तंभों से टकरा रही थी, और बीरबल अकेले बैठकर अपने पिछले संवादों के हर शब्द को दोहरा रहे थे। हरिदास का कांपना, मुसद्दी खां की चुप्पी, शेख वली का दर्द, और रघुनाथ की थकी हुई आंखें। ये कहानी इतनी सीधी नहीं, बीरबल ने खुद से कहा, ये किसी और दिशा में बह रही है। कोई है जो पर्दे के पीछे खेल बना रहा है, और अब मुझे उसे ढूंढना होगा। सुबह होते ही बीरबल ने अपने गुप्तचर काफिले को रवाना किया, चारों दिशाओं में अलग अलग निर्देशों के साथ। एक दल को भेजा गया पुरानी बावड़ियों में, जहां कहा जाता था कि मुगल काल के राज जौहरियों ने कभी गुप्त सुरंगों में कीमती रत्न छिपाए थे। दूसरा दल गया पुराने खजांची मोहल्ले में, जहां कहा जाता था कि नकली दस्तावेज बनाने वाले गुप्त रूप से सक्रिय थे। तीसरा दल गया रघुनाथ के दादा के पुराने मित्र शिराजी मियां के पास, जो कभी राज जौहरी रह चुके थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज खुद बीरबल ने शुरू की। वो गया उस आईने के कमरे में एक बार फिर, इस बार अकेले। संदूक को फिर से खोला गया और उसने हीरे को निकाला। हीरे के ठीक नीचे कपड़े की एक तह में उसे कुछ कठोर सा महसूस हुआ, जैसे धातु। उसने धीरे से उस तह को हटाया और पाया एक लकड़ी का गोल कैप्सूल। कैप्सूल को खोलते ही 8 छल्ले निकले। हर छल्ला धातु का बना था, लेकिन हर एक पर अलग चिन्ह खुदा था। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, काल, ध्यान, मौन, छाया। बीरबल की आंखों में चिंगारी सी चमक गई। ये केवल गहने नहीं, ये संकेत है। बीरबल ने उसी शाम शिराजी मियां से भेंट की। शिराजी अब बूढ़े थे, आंखों में धुंध, लेकिन आवाज में अब भी दम था। बीरबल साहब, उस हीरे के पीछे की असल कहानी जानना चाहते हो? शिराजी ने धीरे से कहा। बीरबल चुप रहा। वो हीरा, जिसे आत्मरत्न कहा गया था, एक साधारण गहना नहीं था। उसे पुराने समय में सत्य का दर्पण कहा जाता था। कहते हैं जो व्यक्ति झूठ बोले
उसकी परछाई हीरे में 2 भागों में विभाजित हो जाती थी। और जो एकदम सच्चा हो, वो हीरे में अपनी आत्मा तक देख सकता था। और ये छल्ले? बीरबल ने पूछा। ये 8 छल्ले उस रहस्य के द्वार हैं। इन्हें एक खास क्रम में, खास समय पर, खास जगह रखा जाए, तभी हीरा अपनी कथा सुनाता है। बीरबल का माथा ठनका। मतलब हीरा बोल सकता है? नहीं बोलता, लेकिन प्रतिबिंब देता है, अगर तुम उसकी शर्तें समझ सको। दरबार में अगले दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हमें अब भी लगता है कि 5वां पात्र है? बीरबल ने कहा, हां हुजूर, क्योंकि वह छल्लों का वास्तविक उत्तराधिकारी है। और इन 8 छल्लों का चक्र तभी पूरा होगा जब वो स्वयं इन्हें स्पर्श करेगा। और तुम ये पहचान कैसे करोगे? अकबर ने पूछा। मैं एक प्रयोग करूंगा जो सच्चाई को सामने लाएगा इन छल्लों की मदद से। राजमहल में एक विशेष कक्ष तैयार किया गया, चारों ओर काले पर्दे, और बीच में रखा गया हीरा, और 8 छल्ले एक विशेष रेखा चित्र में। रात के समय जब चंद्रमा ठीक शीर्ष पर हो, तो उसकी किरण उस हीरे पर पड़ती और उसके प्रतिबिंब अलग अलग दिशाओं में जाते। चारों दावेदारों को एक एक करके बुलाया गया। हर बार छल्लों की दिशा कुछ अलग होती, कभी धुंधली, कभी दोहरी, कभी तेज, लेकिन 5वें व्यक्ति के बिना। वो चक्र पूरा नहीं हो रहा था। बीरबल को एक दिन बदामी ने बताया, साहब, तिजोरी के पास दीवार में एक और तह थी, शायद वहां कुछ और छिपा हो। दीवार खोदी गई और वहां से एक छोटी सी मेटल बाउंड डायरी मिली, रघुनाथ के पिता की। डायरी में लिखा था, मुझे डर है कि हीरा किसी गलत हाथ में चला जाएगा। 5वां छल्ला जिस दिन सही उंगली को पहचानेगा, वो दिन अंतिम परीक्षा का दिन होगा। हमने जिसे ये सौंपा था, वो अब तक साया बनकर शहर में घूम रहा है। बीरबल का माथा घूम गया। साया? क्या 5वां व्यक्ति दरबार में नहीं, शहर में कहीं है? बीरबल ने गुप्तचरों को निर्देश दिए, उन सभी स्थानों की निगरानी की जाए जहां बीते महीनों में हीरे के विषय पर चर्चा या अचानक आगमन हुआ हो। और तब एक नाम उभर कर आया, शफकत अली, जो हाल ही में शहर के दक्षिणी छोर पर एक पुरानी हवेली में रहने लगा था। उसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, सिवाय इसके कि वो हर शाम एक चमकते रत्न को लेकर पूजा करता था और कभी कभी उसे रोशनी के छल्ले कहकर पुकारता था। बीरबल ने खुद छद्मवेश में जाकर उस हवेली का निरीक्षण किया। शफकत एक शांत, संयमी, लेकिन रहस्यमय व्यक्ति निकला। उसने बीरबल को पहचान लिया। आप यहां हीरे के लिए आए हैं? बीरबल ने कहा, मैं सच के लिए आया हूं। शफकत ने एक संदूक खोला। उसमें 7 पुराने छल्ले थे। 8वां छल्ला उसने अपनी उंगली में पहना था। ये छल्ले मेरे दादा को रघुनाथ के दादा ने सौंपे थे। ये विरासत मेरे खून में है, लेकिन मैं कभी लालच में नहीं आया। बीरबल चौंका। मतलब तुम 5वें हो सकता है, शफकत बोला, या शायद मैं 6ठा हूं, जो इन सब का रक्षक है। शफकत को दरबार लाया गया। जैसे ही उसने सभी 8 छल्ले छुए, हीरे में एक प्रकाश पुंज सा फैला। सभी दरबारी स्तब्ध, और हीरे में कुछ दृश्य उभरने लगे। पुराने करारनामे, युद्ध की झलकियां, और एक गुप्त साजिश जो रघुनाथ, मुसद्दी खां और शेख वली से भी पहले की थी। अकबर ने पूछा, क्या ये असली हीरा है? शफकत बोला, ये हीरा कोई वस्तु नहीं, ये एक कहानी है, और अभी इसकी अंतिम कड़ी सामने नहीं आई है। बीरबल ने सबको शांत किया। इस कहानी में अब भी कुछ अधूरा है। चारों दावेदारों में कोई न कोई अब भी झूठ बोल रहा है, और शायद शफकत भी पूरी सच्चाई नहीं कह रहा। अकबर ने कहा, तो हम क्या करें? बीरबल ने उत्तर दिया, हमें प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अंतिम पात्र अब भी हमारी नजरों से छिपा है। वो आएगा तब जब हमें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। हीरे को वापस संदूक में बंद कर दिया गया। 8 छल्ले एक बार फिर उसी आकृति में रख दिए गए और दरबार की लाइटें बंद कर दी गई।
बीरबल दरबार से निकलते वक्त रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक परछाई खड़ी थी जिसे कोई और नहीं देख पाया। तो तुम अब भी देख रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन हवा में हीरे की हल्की चमक और 8 छल्लों की गूंज अब भी बाकी थी। आत्मरत्न बोलेगा, लेकिन तब जब मौन सबसे अधिक हो। बीरबल अब थक चुके थे। महीनों से चल रहे इस रहस्य ने न सिर्फ उनकी बुद्धि को परखा था, बल्कि उनके हृदय को भी झकझोर दिया था। एक एक कर सारी परतें खुल रही थी, लेकिन अंतिम सत्य अब भी परछाई में छिपा था। राजा अकबर ने अंतिम बार कहा, बीरबल, अब और प्रतीक्षा नहीं। इस रहस्य का अंत आज ही होना चाहिए, चाहे जो भी कड़वी सच्चाई सामने आए। शफकत अली ने 8 छल्ले क्रम से उसी आकृति में फिर सजाए। चंद्रमा ठीक शीर्ष पर था और आत्मरत्न को ठीक मध्य में रखा गया। जैसे ही 8 छल्ले प्रकाश में आए, हीरे से निकला तेज अचानक रुक गया। पूरा कक्ष अंधकारमय हो गया। और फिर हीरे के भीतर एक चेहरा उभरा। कोई अनजाना चेहरा, न शफकत का, न रघुनाथ का, न शेख वली, न मुसद्दी खा। चेहरे ने बोला, मैं हूं अरबाज, वो 5वां पात्र जिसे तुम सबने भूलने की कोशिश की। वो सेवक जिसे रघुनाथ ने वर्षों पहले मरवा दिया था और जिसका खून इन सभी छल्लों को छूकर गहरा हो चुका है। बीरबल और अकबर स्तब्ध रह गए। हीरे के अंदर से अरबाज की आत्मा ने पूरी कहानी कही। रघुनाथ, मुसद्दी खां और शेख वली तीनों ने मिलकर आत्मरत्न को चुराया था, लेकिन मैं गवाह था, इसलिए मुझे मार दिया गया। मरते समय मेरे खून से वो 8वां छल्ला भीग गया और तभी आत्मरत्न ने पहली बार चेतना प्राप्त की। हीरे के प्रकाश में अब दृश्य स्पष्ट होने लगे। रघुनाथ एक खंजर लेकर खड़ा था। सामने अरबाज गिरा पड़ा था, लहूलुहान। शेख वली दरवाजे पर पहरा दे रहा था और मुसद्दी खां दस्तावेज जला रहा था। ये दृश्य बीरबल ने नहीं, आत्मरत्न ने दिखाए। अकबर ने गुस्से में कहा, रघुनाथ, क्या ये सब सत्य है? रघुनाथ ने सिर झुका लिया। हां, वो हीरा मेरी हवस था। और अरबाज सिर्फ एक बाधा था। शेख वली बोला, मुझे सिर्फ आदेश मिले थे, मैंने कभी कुछ नहीं चाहा। मुसद्दी खां फूट फूट कर रोने लगा। मैंने सब कुछ परिवार के डर से किया, लेकिन अब पाप मेरे सपनों में आता है। अब बीरबल ने शफकत की ओर देखा। और तुम्हारी भूमिका क्या है? शफकत मुस्कराया, मैं अरबाज का पुत्र हूं। क्या? सब चौंक गए। मेरी मां ने मुझे मरते हुए अरबाज की उंगली में पड़ा वो 8वां छल्ला दिया था। उसने कहा था कि एक दिन सच को न्याय चाहिए होगा। मैंने सब सीखा, मौन रहना, ध्यान साधना और प्रतीक्षा करना, ताकि जिस दिन हीरे के सारे छल्ले दोबारा जुड़े, मैं न्याय मांग सकूं। बीरबल की आंखें नम हो गई। राजा अकबर ने कहा, अब न्याय होगा, खुले दरबार में। रघुनाथ को उसकी जमीन, पदवी और सम्मान से वंचित कर आजीवन कारावास भेजा गया। मुसद्दी खां को निर्जन द्वीप में निर्वासित किया गया। शेख वली को एकांत साधना में भेजा गया, जहां वो बाकी जीवन आत्ममंथन में बिताए। शफकत को आत्मरत्न और 8 छल्लों का एकमात्र रक्षक घोषित किया गया, लेकिन शफकत ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। उसने कहा, हीरा अब और किसी के पास नहीं रहेगा। शफकत ने 8 छल्लों को एक खास क्रम में दोबारा सजाया और हीरे को बीच में रखा। मैं अब इस रत्न को उसकी अंतिम यात्रा पर भेज रहा हूं, जहां न लालच पहुंचेगा, न हिंसा। उसने उसे लेकर महल के पीछे स्थित काली गंगा नदी में एक गुप्त जलकुंड में जाकर छोड़ दिया। जैसे ही हीरा पानी में समाया, एक तेज प्रकाश फैला और वो जल स्थिर हो गया, जैसे कोई आत्मा शांत हुई हो। उसके साथ ही 8 छल्ले भी नदी में डूब गए और एक प्राचीन रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। हमने सत्य को देखा, परखा और उसे विदा किया। आत्मरत्न अब केवल एक कथा है, लेकिन इसकी सच्चाई ने हमें याद दिलाया कि
किसी भी रत्न से अधिक मूल्यवान है न्याय, और जब न्याय पूर्ण हो जाए, कहानी को वही समाप्त कर देना चाहिए।